चारक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है तस्याशीत्यम अध्याय। तो इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जो हेमंत, शिशिर और बाकी ऋतु हैं उनमें मात्रा पूर्वक जब हम भोजन करते हैं तो उससे भी जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस शंका को दूर करने के लिए इस तस्याशीतीय नामक अध्याय का हम जो पाठ करेंगे। तो तीसरे नंबर श्लोक में बोला हुआ कि जिस व्यक्ति को आहार और विहार के अनुकूल ऋतु सातम्य ज्ञान है, ठीक है, जिस व्यक्ति को आहार और विहार के अनुकूल ऋतु सातम्य ज्ञात है, उसके ही अशित, पीत, लीढ़ और खादित, ठीक है, उसके ही अशित, पीत, लीढ़ और खादित के आहार सेवन से बल और वर्ण बढ़ते हैं। ठीक है, बल और वर्ण क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति को आहार और विहार के अनुकूल ऋतु सातम्य का ज्ञान है, उसके ही अशित, पीत, लीढ़ और खादित के आहार सेवन से जो है बल और वर्ण बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में जो है फोर्थ नंबर श्लोक में उत्तरायण या फिर आदान काल और दक्षिणायन यानी कि विसर्ग काल, इन दोनों का जो है वर्णन किया गया है कि उत्तरायण या आदान काल में क्या होता है कि इसमें जो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसमें जो सूर्य होता है वो उत्तर दिशा में गमन करता है। ठीक है, तो उत्तरायण या आदान काल में जो है जो सूर्य की जो गति है वो कौन सी दिशा में होगी, उत्तर दिशा में होगी। और दक्षिणायन या विसर्ग काल, इसमें शरद, वर्षा और हेमंत ऋतु आती हैं और इनमें सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में जो है गमन करता है। ठीक है, तो उत्तरायण या आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है और दक्षिणायन या फिर विसर्ग काल में जो है सूर्य शरद, वर्षा और हेमंत ऋतु में जो है दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसलिए इन्हें उत्तरायण, क्रमशः उत्तरायण या दक्षिणायन, या फिर उत्तरायण को हम आदान काल और दक्षिणायन को विसर्ग काल भी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर श्लोक में विसर्ग काल और आदान काल का जो एक टेबल बनाया हुआ है कि जो विसर्ग काल होता है उसमें वायु जो होती है वो अत्यंत रूक्ष नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो आदान काल होता है उसमें अति रूक्ष वायु का जो है प्रभाव होता है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बली होता है तथा अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर आप्यायित यानी कि तृप्त करता है। आप्यायित का मतलब क्या है, तृप्त करना। इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है। ठीक है, तो विसर्ग काल का एक और नाम क्या हुआ, सौम्य, और इसी को ही हम दक्षिणायन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिणायन को हम और क्या बोल लेंगे, विसर्ग काल और सौम्य काल। नेक्स्ट आता है आदान काल में क्या बोला कि इसे आग्नेय कहते हैं। ठीक है, तो आदान काल को हम और क्या बोल लेंगे, आग्नेय। आदान काल को आग्नेय बोल लेंगे और साथ में इसे हम उत्तरायण भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं कि आदान काल में ही कि सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर काल, ऋतु, रस, दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं। ठीक है, ये जो है सूर्य, वायु और चंद्रमा जो है वो काल स्वभाव से जो है आदान काल में ये अपने मार्ग का ग्रहण करके काल, ऋतु और रस और दोषों और देह का ग्रहण कर जो है बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर श्लोक में बोला हुआ कि जो आदान काल होता है उसमें सूर्य किरणें जो होती हैं, ठीक है, आदान काल को हम क्या बोलते हैं, और उत्तरायण और आग्नेय। ठीक है, तो आदान काल में जो सूर्य किरणें होती हैं वो संसार के जो स्नेह भाग होता है उसको लेती हैं। वायु जो होती है वो तीव्र चलती है और रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करती है। ठीक है, तो आदान काल या आग्नेय या फिर उत्तरायण में जो है वायु, सूर्य किरणें जो है संसार के स्नेह भाग को लेती हैं और सूर्य की तेज़ किरणों की वजह से वायु जो है वो तीव्र होकर जो है संसार के स्नेह भाग का जो शोषण करती है। ठीक होता है, पोषण का उल्टा शोषण। ठीक है, तो आदान काल में शोषण करती है वायु। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में रूक्षता जो है वो उत्पन्न हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है रूक्ष रस यथाक्रम तिक्त, कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये जो यथाक्रम लिखा हुआ है क्रम पता होना चाहिए कि तिक्त, कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यथाक्रम जो तिक्त की सबसे पहले तिक्त, फिर कषाय और फिर कटु, TKK।
ठीक है। तिक्त, कषाय और कटु की जो है आदान काल में क्रमशः जो है वृद्धि हो जाती है। इससे शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो वर्षा, शरद और हेमंत में, यानी कि क्या हुआ, दक्षिणायन, ठीक है, तो इसमें क्रमशः सूर्य जो है वह दक्षिण दिशा की ओर जो गमन करता है, तब काल और स्वाभाविक मार्ग और मेघ, वायु और वर्षा से सूर्य का तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बलि रहता है, ठीक है, दक्षिणायन में चंद्रमा जो वह पूर्ण बलि रहता है, तथा आकाश से जल गिरने से के कारण जगत का जो ताप है वो शांत हो जाता है। अतः अम्ल, लवण और मधुर ये जो स्निग्ध रस होते हैं तथा मनुष्यों के शरीर में बल प्रतिदिन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो दक्षिणायन में जो है मनुष्यों के शरीर में जो है बल प्रतिदिन बढ़ता है, ठीक है। दक्षिणायन में जो है मनुष्यों के शरीर में जो बल है वो बढ़ता है, और इसमें जो है कौन से रस, अम्ल, लवण और मधुर, ये जो इन्हें स्निग्ध रस बोलते हैं, ठीक है, इनके कारण जो शरीर में जो बल प्रतिदिन बढ़ता है। नेक्स्ट 8th में लिखा है शारीरिक बल, ठीक है। विसर्ग काल और आदान काल के अनुसार जो है शारीरिक बल के एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो शारीरिक बल जो है दुर्बल विसर्ग काल के आरंभ में दुर्बल होगा और आदान काल के अंत में दुर्बल होगा, ठीक है। शारीरिक बल जो है वो विसर्ग काल के आरंभ में दुर्बल होगा और आदान काल के अंत में दुर्बल होगा। शारीरिक बल जो है वो मध्यम कब होगा, विसर्ग काल और आदान काल के मध्य में। शारीरिक बल जो है वो उत्तम बल का कब होगा, वो विसर्ग काल के अंत में और आदान काल के आरंभ में, ठीक है। तो आरंभ और अंत जो विसर्ग काल का जो आदान काल का जो है वो उल्टा है अगर हम देखें, ठीक है। तो अगर शारीरिक बल जो है अगर विसर्ग काल के आरंभ में दुर्बल है तो उत्तम बल कब होगा, वो विसर्ग काल के अंत में उत्तम होगा। इसी प्रकार से अगर शारीरिक बल जो है वो आदान काल के अंत में दुर्बल है तो वो उत्तम बल का कब होगा, आदान काल के आरंभ में। नेक्स्ट 9 नंबर श्लोक में बोल रहा है कि हेमंत ऋतु में जो है वो शीतल वायु के स्पर्श, हेमंत ऋतु में शीतल वायु के स्पर्श से जो आभ्यंतर अग्नि होती है, जो अंदर की अग्नि होती है, के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान पुरुषों के, ठीक है, बलवान पुरुषों के शरीर में जठराग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ रहती है, ठीक है। तो बोला कि हेमंत ऋतु में जो है शरीर जो है वो गुरु आहार को पचाने में कैसे समर्थ रहता है, तो उसमें बताया हुआ है कि हेमंत ऋतु में शीतल वायु के स्पर्श से जो आभ्यंतर अग्नि होती है उसके रुक जाने से जो होता है क्या होता है, जो बलवान पुरुषों के शरीर में जो जठराग्नि होती है वो बलवान हो जाती है, ठीक है। तो जठराग्नि बलवान होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जठराग्नि बलवान हो जाती है हेमंत ऋतु में, जिसके कारण मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में जठराग्नि जो है वो समर्थ रहती है, ठीक है। इसलिए 10th में बोल रहा है कि अतः अग्नि में के प्रबल होने पर जब उसके बल के अनुसार ईंधन नहीं मिलता तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु, यानी प्रथम धातु कौन सी होती है, रस, को जला डालती है। इसलिए वायु का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो वायु का प्रकोप हेमंत में क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो उसका एक्सप्लेन किया है कि अगर जब जठराग्नि जो प्रबल हो जाएगी हेमंत ऋतु में और उस प्रबल अग्नि के अनुसार जब हम ईंधन नहीं देंगे, हैवी स्निग्ध ईंधन नहीं देंगे, तब वो अग्नि जो शरीर में उत्पन्न जो प्रथम धातु रस होती है उसको जला डालती है, जलाना शुरू कर देती है। इसलिए वायु का प्रकोप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 11 to 13 श्लोक में जो है हेमंत ऋतु के जो आहार हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। हेमंत ऋतु में जो है वो हेमंत ऋतु को देखो तुषार काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये MCQs में आ जाएगा क्वेश्चन कि तुषार काल, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तुषार काल, ठीक है। तो हेमंत ऋतु को तुषार काल बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुषार काल में अग्नि की प्रबलता रहती है, इसलिए जो स्निग्ध पदार्थ अमल रस, लवण रस, अति मेदस्वी औदक मांस, आनूप मांस, बिलों में रहने वाले जीवों का मांस, प्रसह का भुना हुआ मांस खाकर मदिरा, शीधु और मधु पीना चाहिए। हेमंत ऋतु में दूध के विकार मात्र जैसे दही, मलाई, रबड़ी आदि हो गए,
यानी कि ईख के विकार, साथ में ईख के विकार जैसे गुड़, राब, चीनी इत्यादि, वसा, तेल, नए चावल का भात और गर्म जल का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती। ठीक है, तो कोई रोग उत्पत्ति नहीं होती। ये जो है 11th और 13 में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है 14 to 70 में हेमंत ऋतु के विहार। हेमंत ऋतु में विहार क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हेमंत ऋतु में क्या क्या करें? तैल से अभ्यंग करें, मर्दन करें। ठीक है, तैल से अभ्यंग मर्दन करें, उत्सादन करें यानी कि उपटन करें। ठीक है, सिर पर तैल लगाएं, जैनताक स्वेद का सेवन करें, धूप सेवन करें। ठीक है, हेमंत ऋतु की बात की गई है। उष्ण भूमिगृह तथा उष्ण गर्भगृह जो है उसमें रहना चाहिए। वाहन, शयन और आसन को कपड़े के पर्दे आदि से ढक कर रखना तथा उस पर प्रावार यानी कि रुई से बने भारी वस्त्र, सुखकारी रोम वाले चर्म, रेशमी वस्त्र, प्रवेणी तथा कुथक बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर पर भारी और गर्म वस्त्र धारण करना। घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप। ठीक है, तो घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप। विशाल बाकी नारी की बात की गई है तथा मैथुन की बात की गई है। ये जो शीत ऋतु में जो हितकारी होते हैं। अब नेक्स्ट 18th में जो है हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो शीतकाल जब आ जाता है हेमंत ऋतु में, तब इसमें वातवर्धक एवं लघु अनपान, तीव्र वायु, परिमित आहार यानी कि थोड़ा नापतोला भोजन और जल में घुले सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए, सभी वर्जनीय होते हैं। नेक्स्ट 1920 में बोला है कि जो आदान काल होता है, आदान काल होने से शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है तथा मेघ, वायु और वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगता है। अतः हेमंत ऋतु के समान विधियों का पालन, जैसे कि निवात और उष्ण गृह में निवास करें। ठीक है, तो बोला कि जब हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है तो उसमें जो है हेमंत ऋतु के समान जो विधियां ऊपर बताई गई हैं उन्हीं का ही पालन करना चाहिए। नेक्स्ट 21 में बोला गया है शिशिर ऋतु में कटु, तिक्त, कषाय रस तथा वातवर्धक हल्के शीतल अन्न पान का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, न करें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु में किन का सेवन ना करें? कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो आखिरी के 3 रस हैं कटु, तिक्त, कषाय, उनका सेवन शिशिर ऋतु में ना करें। साथ के साथ ही वातवर्धक हल्के शीतल अन्नपान का जो सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 22 में बोला गया है कि हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर जठराग्नि को मंद करता है, अतः रोग उत्पत्ति होती है। संचित कफ को दूर करने के लिए वसंत में वमन आदि पंचकर्म करें। ठीक है, तो कौन सी ऋतु में पंचकर्म करने का विधान बोला गया है? वसंत ऋतु में। तो हेमंत जो है, हेमंत शिशिर ऋतु में जो है कफ का जो है संचय हो जाता है, क्योंकि हम जो है जठराग्नि तीव्र हो जाती है तो हम भारी अन्नपान खाते हैं, तो इस कारण से जो है कफ का संचय होता है, जिसकी वजह से जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, और जठराग्नि अगर मंद होगी तो उससे रोगों की उत्पत्ति होगी। इसलिए इस संचित कफ को दूर करने के लिए जो है वसंत में वमन आदि पंचकर्म जो करना चाहिए। 23 में बोला गया कि वसंत ऋतु में गुरु, अम्ल, स्निग्ध और मधुर आहार तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वसंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? गुरु आहार, क्योंकि कफ पहले बढ़ा हुआ है इसलिए गुरु आहार, अम्ल रस का, ठीक है, स्निग्ध और मधुर रस आहार का जो सेवन नहीं करना चाहिए, और दिन में नहीं सोएं। वसंत ऋतु में दिन में सोने के लिए मनाही की गई है। 24 से 26 में वसंत ऋतु में जो है सेवनीय आहार विहार के बारे में बताया गया है। जैसे कि वसंत ऋतु में जो है वो व्यायाम, उपटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, मलमूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, मिले हुए चंदन और अगर का शरीर पर लेप, जौ, गेहूँ, शरभ, खरगोश, काला हिरण, लावा, बटेर और सफ़ेद तितर के मांस का भोजन,
सीधु और माधवी का पान तथा इत्यादि। ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है, इसलिए जो है इस ऋतु में जो है मधुर रस तथा शीत वीर्य वाले द्रव्य स्निग्ध अन्नपान, ठीक है, चीनी इत्यादि का जो है सेवन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट 29 में ग्रीष्म ऋतु में जो है बोला, क्या बोला, मदिरा अल्प मात्रा या नहीं या अधिक जल मिलाकर सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में मदिरा पान के बारे में बताया गया कि या तो अल्प मात्रा में करें, प्रेफरेबली नहीं करें, और अगर करना ही है तो अधिक जल मिलाकर सेवन करें। लवण, अम्ल और कटु रस वाले और उष्ण वीर्य द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करें। ठीक है, तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें कटु, अम्ल और लवण, अम्ल और कटु, इन 3 रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, लवण, अम्ल और कटु का सेवन नहीं करना चाहिए, और उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का सेवन ना करें, और साथ के साथ व्यायाम भी नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है ग्रीष्म में विहार। तो ग्रीष्म में शीतल कमरे में तथा रात्रि में चांदनी से शीतल हुए हवादार छत पर शरीर में चंदन का लेप लगाकर सोना चाहिए। मोती मणि आदि से देह अलंकृत करके चंदन मिले जल से ठंडे किए हुए पंखों की हवा और कोमल हाथों का स्पर्श प्राप्त कर आसन पर बैठना चाहिए। शीतल उद्यान, शीतल जल और शीतल पुष्पों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो है ग्रीष्म के करने योग्य हैं। मैथुन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 33-34 में वर्षा ऋतुचर्या। ठीक है, तो आदान काल में शरीर दुर्बल हो जाता है, दुर्बल शरीर में जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है, तथा वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण, ठीक है, जल का कौन सा विभाग होता है, अम्ल विपाक होता है वर्षा ऋतु में। जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्षा में क्या होता है कि आदान काल में शरीर दुर्बल हो जाता है, दुर्बल शरीर में जठराग्नि दुर्बल, साथ के साथ वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वात आदि दोष जो हैं वो कुपित हो जाते हैं। नेक्स्ट 35 में वर्षा ऋतु में वर्ज्य आहार विहार। तो वर्षा ऋतु में जल में घुला सत्तू, दिन में सोना, ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना, नदी का जल, व्यायाम, धूप में बैठना और मैथुन, ये सभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 36-40 वर्षा में सेवनीय आहार विहार। तो खाने पीने की सभी चीज़ों में मधु अवश्य मिलाएं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो है खाने पीने की जितनी भी हैं उनमें मधु अवश्य मिलाएं। भोजन में अम्ल तथा लवण रस वाले और स्नेह द्रव्यों की प्रधानता होनी चाहिए। जठराग्नि की रक्षा पुराने जौ, गेहूं और चावल का प्रयोग करें। जठराग्नि की रक्षा के लिए वर्षा ऋतु में पुराने जौ, पुराने गेहूं और चावल का प्रयोग करें। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, जितने भी खाने पीने की चीज़ें उनमें मधु मिलाकर अवश्य सेवन करें। भोजन से अम्ल तथा लवण रस वाले और स्नेह द्रव्यों की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, तो अम्ल रस की प्रधानता हो, लवण रस की प्रधानता हो और स्नेह द्रव्यों की भोजन में प्रधानता हो। और जठराग्नि की रक्षा किससे करनी चाहिए, पुराने जौ, गेहूँ, चावल का प्रयोग करें। नेक्स्ट है 41 वर्षा काल में जिनको, ठीक है, वर्षा काल में जिनको शीत सातम्य हो गया है, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं। फलतः वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में क्या किसका संचय होता है, पित्त का संचय होता है, और पित्त का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में
पित्त का संचय होता है, ठीक है, पित्त का संचय वर्षा में और पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में, ठीक है। तो 41 में बोलते हैं कि वर्षा काल में जिनको शीत सतम्य हो गया है, ठीक है, वर्षा काल में शीत सतम्य होने के कारण जो है क्या होता है, उनका जो अंग है वो सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं, ठीक है। वर्षा काल में शीत सातम्य भी हो गया और सूर्य की किरणों, प्रखर किरणों से जो है वो तप्त भी हो जाते हैं। इसके कारण वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय होता है, कुछ में पित्त का संचय होता है जो शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। नेक्स्ट 42-43 में बोला कि शरद में सेवनीय आहार विहार, तो मधुर, लघु, शीतल, तिक्त, रसयुक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रापूर्वक सेवन करना चाहिए। सामान्यतः सभी को चावल, जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए और कुष्ठ अधिकार में बताए हुए तिक्त घृत का पान, विरेचन और रक्त मोक्षण करें, ठीक है। तो शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार में क्या बोला हुआ है, मधुर, लघु, शीतल और तिक्त रसयुक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रापूर्वक सेवन की बात की गई है। और सामान्यतः नॉर्मली सभी को चावल, जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए और कुष्ठ अधिकार में जो बताए हुए तिक्त घृत है, ठीक है, कुष्ठ अधिकार में जो बताए गए हुए तिक्त घृत हैं उनका पान, विरेचन और रक्त मोक्षण करें। नेक्स्ट है 44-45 में शरद में क्या त्याग करें, तो धूप का सेवन नहीं करना चाहिए शरद ऋतु में। वसा, तैल, ओस, औदक मांस, अनूप मांस, क्षार, दही, दिन में सोना और पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शरद ऋतु में पूर्वी वायु का त्याग करें, धूप का सेवन नहीं करें, वसा, तैल, ओस, उदक मांस, अनूप मांस, क्षार, दही, दीवाशयन और पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। 46-47 में हंसोदक, दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए, अतः निर्दोष और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहलाता है, ठीक है। तो ये जल की बात की, हंसोदक क्या होता है, जल है। यह शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान, पान और अवगाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है, ठीक है। तो हंसोदक की परिभाषा बताइए, हंसोदक जल क्या होता है, तो दिन में जो है सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल और काल स्वभाव से पके हुए, अतः निर्दोष और अगस्त्य तारे के उदय होने के प्रभाव से विष रहित जो जल होता है उसे हंसोदक कहते हैं। नेक्स्ट 48 में कि शरद में उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र और प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर है। नेक्स्ट 49 बोला ओक सातम्य, जो आहार विहार उचित होने से उपशेते होता है उसे ओक सातम्य कहते हैं, ठीक है। जो आहार विहार जो होता है उचित होने से उपशेते होता है उसे ओक सातम्य कहते हैं। उपशेते का मतलब क्या है, शरीर के लिए हितकारी, ठीक है। तो जो आहार विहार उचित होने से शरीर के लिए हितकारी होता है उसे ओक सातम्य कहते हैं।